गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत और आज मैं क्लास 10 का ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर का वीडियो लेकर आया हूँ। और पिछले वीडियोज में हमने बात किया था रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि संसाधनों के बारे में, है ना। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि संसाधन के प्रकार में बायोटिक, अबायोटिक, यानी जिसे हम जैव संसाधन और अजैव संसाधन कह सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे आधार पर हम लोग देखे थे, समाप्ति के आधार पर देखे थे रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के बारे में भी बात कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे की वीडियोस को देखेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विकास के आधार पे संसाधन को किस प्रकार से बांटा गया है ना। तो विकास के आधार पे संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है संभाव्य संसाधन, जिसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेस के नाम से जानते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन, जिसे हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सेस के नाम से जानते हैं। और तीसरा है भंडार, यानी कि जिसे हम स्टॉक के नाम से जानते हैं। और चौथा मैं हालांकि लिखा नहीं हूं, जिसे संचित कोष कहते हैं। संचित कोष यानी संचित कोष के नाम से उसे जानते हैं, और इंग्लिश में यदि कहा जाए तो वो रिजर्व्स कहेंगे, है ना। एक्चुअली में इसे नए लिखने के पीछे कारण था बच्चों कि वो संचित कोष और स्टॉक जो है वो लगभग एक जैसा ही है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी भी प्रकार के मन में कोई संशय या किंतु परंतु नहीं रहेगी, है ना। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संभाव्य संसाधन किसे कहेंगे, यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेस हम लोग किसे कहते हैं, है ना। तो संभाव्य संसाधन नाम से भी लग रहा है कि संभाव्य मतलब ये संभावना है ना। मतलब हम यदि इसको डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में बहुतायत मात्रा में पाया जा सकता है, यानी वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में बहुतायत मात्रा में यानी बहुत लार्ज अमाउंट में है, लेकिन जितना उसका क्वांटिटी है, जितना वो अमाउंट में अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली प्रेजेंट में हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो वैसे संसाधनों को हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेस यानी कि संभाव्य संसाधन कहेंगे, है ना। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन बताऊं कि वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में बहुत ज्यादा है, परंतु उसका उपयोग हम लोग आज वर्तमान में व्यापक रूप से नहीं कर रहे हैं। यदि इसी चीज को हम और इंग्लिश में यदि कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द रिसोर्सेस व्हिच आर अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर रीजन इन अ मच और लार्ज अमाउंट but it is not being used as much as should, मतलब जितना होना चाहिए उतना वो हो नहीं रहा है। तो ऐसे संसाधन को, ऐसे रिसोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेस। अब यहाँ मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसका एग्जांपल्स क्या है, आखिर किसे हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेस यानी कि संभावित संसाधन कहेंगे। तो आप यदि इंडिया का ज्योग्राफी समझ रहे होंगे, इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया से आप परिचित हैं, तो आपको पता होगा कि भारत का जो वेस्टर्न स्टेट्स है, लाइक राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाके, या फिर आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों की हम बात कहें, तमिलनाडु के कुछ एरियाज का हम बात करें, तो इन एरियाज में हम लोग देखते हैं कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का बहुत ज्यादा वहां पे स्कोप है। यानी उन क्षेत्रों में सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का हम बहुतायत मात्रा में यूज कर सकते हैं। इस तरह के वहां पे सुटेबल कंडीशंस हैं, परंतु हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितना होना चाहिए यूज वो एक्चुअल में नहीं हो पा रहा है ना। तो उस एरिया के लिए हम लोग सौर ऊर्जा
पवन ऊर्जा को क्या कह सकते हैं कि उस एरिया के लिए वो पोटेंशियल रिसोर्सेस है, यानी कि संभाव्य संसाधन है, संभावित संसाधन है। मेरे ख्याल से बच्चों आपको अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय, मन में कोई डाउट नहीं रह गया होगा, है ना। आइए अब हम लोग देखते हैं विकसित संसाधन, है ना। विकसित संसाधन यानी कि डेवलप्ड संसाधन रिसोर्सेस, है ना, मतलब वैसे संसाधन जिसकी गुणवत्ता का और उसके उपभोग का पूर्ण रूप से मूल्यांकन किया जा चुका है। यानी कि हमें कंप्लीटली पता है कि कोई भी संसाधन की बात यदि हम करें तो यदि हमको ये पता है कि वो संसाधन हमारे पास कितनी मात्रा में अवेलेबल है और उसकी क्या क्वालिटी है, उसको सपोज दैट हम बात करते हैं कि यदि हम 1 केजी कोयले का दहन करते हैं तो हमें उससे कितना ऊष्मा मिलेगी, तो ये हमें इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि हमें 1 केजी कोयले का कितना उससे हमें ऊर्जा मिलेगा, ये उसकी गुणवत्ता का हमें आकलन है। फिर यदि इसी तरह से हम उसके स्टोर की बात करें तो यदि हमें ये पता है कि भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में कितने कोयले का स्टॉक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, विकसित संसाधन है। इसी प्रकार से पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, रसोई गैस है, इन सभी चीजों का हमें अपना स्टॉक भी पता है, उसका क्वालिटी भी पता है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी बोथ आर नोन। यदि हमें किसी भी रिसोर्सेज का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पता है और उसका व्यापक रूप से हम यूज भी कर रहे हैं, तो वैसे संसाधन को हम क्या कहेंगे, विकसित संसाधन कहेंगे, यानी कि डेवलप्ड रिसोर्सेज कहेंगे, है ना। अब तीसरा है हमारा भंडार, यानी कि स्टॉक। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टॉक के बारे में। यानी देखिए वैसे संसाधन, यदि इसको परिभाषित किया जाए तो देखिए हम लोग इसको इस प्रकार से परिभाषा लिखेंगे एग्जाम्स में, है ना, कि वैसे संसाधन जो पृथ्वी पर बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है, मतलब बहुत ज्यादा उपलब्ध है, परंतु और वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है। मतलब दोनों चीज है भी बहुत ज्यादा और वो हमारे नीड को मीट भी कर सकता है, हमारे जो जरूरत है उसको भी पूरा कर सकता है, परंतु जो पर्याप्त तकनीक होना चाहिए उसके यूज के लिए वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना। तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, भंडार कहेंगे, यानी कि स्टॉक कहेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। यानी एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वैसे संसाधन जो पृथ्वी पर बहुतायत मात्रा में उपलब्ध भी है और वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा भी कर सकता है, मतलब अवेलेबल इन मच अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट एंड कैन मीट आर नीड, और वो हमारे नीड को मीट भी कर सकता है, पूरा भी कर सकता है, बट डोंट हैव एनी सफिशिएंट टेक्नोलॉजी टू यूज देम। लेकिन उसका यूज करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी बच्चों नहीं है, तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, भंडार कहेंगे, यानी कि स्टॉक कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल की ओर यदि हम लोग बात करें तो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको पता है कि ये H2O यानी कि जल है। यदि इसको आप देखोगे तो ये दो चीजों से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, है ना, और दोनों जो है वो एक फ्लैमेबल गैस है। हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन दोनों जो है, इसको हिंदी में यदि बोले तो दोनों की ज्वलनशील गैस है ना। और हम लोग इस वाटर से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये किससे बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, और दोनों फ्लैमेबल गैस है, दोनों ज्वलनशील गैस है। और आपको पता है कि पूरे अर्थ पर, है ना, पूरे अर्थ पे 71% जो है वो सिर्फ क्या है, वाटर है। तो अब बताइए कितना मच अमाउंट में हमारे पास ये अवेलेबल है। 71% टोटल अर्थ का 71% तो केवल वाटर है, और ये वाटर किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, और दोनों फ्लेमेबल गैस है, यानी दोनों ज्वलनशील गैस है। यदि हमारे पास आज ऐसा कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए जिससे वाटर से एनर्जी जनरेट किया जाए, हालांकि आज जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए डैम बना के किया जा रहा है,
उस रूप में नहीं, किसी और कोई ऐसा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाए, जैसे आज हम पेट्रोल डाल रहे हैं और बाइक चल रही है, कार चल रही है, तो उसी प्रकार से कोई ऐसा टेक्नोलॉजी मतलब हैंडी टेक्नोलॉजी आ जाए, सुलभ तकनीक आ जाए, जिससे हम लोग वाटर से डायरेक्ट एनर्जी जनरेट कर सकें। तो बताइए आज हमारा जो देश या पूरा विश्व ऊर्जा के संकट से जूझ रहा है, शायद उस कमी को हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, उस कमी को पूरा दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, भंडार कहेंगे, है ना। ठीक है, और लास्ट जो आपका बच रहा है वो है बच्चों संचित कोष, यानी कि रिजर्व्स। ये भी वैसा ही है, बिल्कुल स्टॉक के जैसा, कि है बहुत लेकिन यूज नहीं हो रहा ड्यू टू इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये चारों टॉपिक जो है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि विकास के आधार पर यानी डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोग संसाधन को, रिसोर्सेज को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों 4 पार्ट में, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्स। एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका यदि परीक्षा में पूछता है तो ये आपका स्टॉक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, और ये काफी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर ज्यादा आप लोग फोकस करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक की ओर आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि संसाधनों का विकास। बड़ा अच्छा टॉपिक है बच्चों, संसाधनों का विकास, यानी कि अब हम लोग थोड़ा सा संसाधन को गहराई से समझते हैं कि संसाधन हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है ना। तो देख रहे होंगे कि हमने लिखा है कि संसाधन यानी कि रिसोर्सेज जो है वो विटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, यानी कि संसाधन जो है वो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। बगैर संसाधनों का हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग आदि मानव वाला जीवन जीने के लिए शुरू कर देंगे, जैसे कि हम लोग पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में जीवन जीते थे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि संसाधन जो है वो विटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, मतलब संसाधन हमारे लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ न केवल हमारी ये आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा बैक जाइए, आज से 10-15 साल 20 साल बैक जाइए, तो उस जमाने में आज की तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, रिसोर्स आज की तरह हम लोग रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहे थे। तो उस 15 साल पहले यानी आपके पेरेंट्स का जो लाइफ होता था, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ था, क्वालिटी ऑफ लाइफ था, वो कंप्लीटली आपसे डिफरेंट है। आपका जो आज क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड है। भारत के दृष्टिकोण से यदि हम कहें तो बहुत स्टैंडर्ड नहीं है, तो फिर भी आपके पेरेंट्स जो लाइफ जिए हैं उसकी तुलना में यदि हम कहें तो आज आप एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं। तो इसके पीछे यदि कोई कारण है बच्चों, तो सिर्फ एक कारण है। वो कारण क्या है कि आज हम रिसोर्सेज का अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। आज अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी भी तो हमारे लिए एक प्रकार का रिसोर्सेज ही है ना। आज से 15 साल पहले ना एंड्रॉयड मोबाइल आया करते थे, ना इंटरनेट की इस तरह की फैसिलिटी थी, तो हमारा लाइफ की गुणवत्ता जो थी वो बिल्कुल आज की तरह नहीं थी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि संसाधन जो है वो विटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना। इसके बावजूद भी देखिए आज हमारे देश में या पूरे विश्व में बात किया जाए तो लोगों के भीतर एक अलग तरह की मानसिकता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे शिक्षा का विकास नहीं हो पाया है, लोग अवेयर नहीं हुए हैं, वहां पे लोग तो समझते हैं भाई कि संसाधन जो क्या है वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, कि संसाधन जो है तो वो प्रकृति का फ्री में दिया हुआ कोई तोहफा है ना। और इसी वजह से लोग जो है वो संसाधनों का जरूरत से ज्यादा यूज करते जा रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में पेपर में या फिर यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते होंगे तो आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, और यदि उनमें से कोई व्यक्ति, समाज का कोई व्यक्ति उनको रोकने या टोकने का कोशिश करे तो उल्टा उन्हीं लोगों के ऊपर वे झल्ला के बोलते हैं, उन्हीं के ऊपर वे गुस्सा करते हैं कि आपके यहाँ से तो नहीं ला रहे, आपका क्या है, जंगल आपका बाप का तो नहीं है। तो ये मानसिकता है उनकी,
क्यों? क्योंकि वे सोच रही है प्रकृति का देन है। ये तो हो गया ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में भी देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं। चाहे खनन की हम बात करें, माइनिंग सेक्टर की ओर यदि चले जाए तो सरकार के द्वारा भी आज संसाधनों का जरूरत से ज्यादा खनन किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हम अपने घरों में भी विभिन्न प्रकार के ऐसे संसाधन हैं जिसका यूज करते जा रहे हैं, जहां हमें जरूरत भी नहीं है फिर भी उस चीज का, चाहे वो पानी की बात करें, नल को खोल दिए हैं, नल से पानी बह रहा है। क्यों भाई? सोच, पैसा नहीं लग रहा ना, मोटर पंप चालू है, पानी बह रहा है। या फिर इसी प्रकार से अन्य कई प्रकार के जो संसाधन हैं जिसको हम लोग बेवजह यूं ही बर्बाद करते रहते हैं। तो उसके पीछे एकमात्र रीजन है कि हमारी मानसिकता है कि गिफ्ट्स, ये क्या है? फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है। हम लोग उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो इसका क्या दुष्परिणाम हुआ? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इससे दो समाज जो है, हमारा सोसाइटी जो है वो दो पार्ट में बट गया है। एक पहला है रिच सेक्शन और दूसरा क्या है? पुअर सेक्शन। मतलब रिच सेक्शन कौन हो गया? वो समाज का वह भाग जिसने संसाधनों का जरूरत से ज्यादा उपयोग कर लिया, जरूरत से ज्यादा दुरुपयोग कर लिया किसी भी तरीके से, चाहे वो सही या लीगल कह सकते हैं या इलीगल कह सकते हैं, किसी भी तरह से संसाधनों का जरूरत से ज्यादा ऑक्यूपाई कर लिया। तो वो सेक्शन आज हम देख रहे हैं कि वो सेक्शन हमारे समाज में क्या हो गया? रीच हो गया है, वो अमीर हो गया है। कोई जंगल का ही लकड़ी काट के या वन्य जीवों का अवैध शिकार करके, उसकी तस्करी करके, लकड़ियों को काट के उसका व्यापार करके, तो वो क्या हो रहा है? इस तरह से वो पैसे तो कमा ले रहा है और हमारे समाज को वो दो भागों में बांट दे रहा है। यानी एक सेक्शन जो है वो काफी अमीर होते चला गया और दूसरा सेक्शन, समाज का दूसरा पार्ट जो है वो धीरे धीरे गरीब होते चला गया, है ना। और इसी वजह से महात्मा गांधी जो थे वो उन्होंने एक बात कहा था, महात्मा गांधी का कहना था कि ये प्रकृति जो हमारा है, ये जो हमारा नेचर है, इसमें इतना संसाधन अवेलेबल है कि हर किसी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। यानी इस धरा पर, इस पृथ्वी पर इतना अवेलेबल है रिसोर्सेज कि हर किसी की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, परंतु इतना कम रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल है कि किसी एक व्यक्ति की लालच को पूरा नहीं किया जा सकता है ना। तो ये सारे रिसोर्सेज से ही रिलेटेड पॉइंट्स है, बात है। और क्या दुष्परिणाम हुआ बच्चों? तो इको बैलेंस जो है वो आज हमारा फेल्ड हो गया है, यानी कि पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिल्कुल जो है वो असंतुलित हो गया है, फेल्ड हो गया है ना। और इसके पीछे क्या क्या और कारण हम लोगों को, क्या क्या परिणाम देखने को मिल रहा है? तो काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या क्या समस्याओं का हम लोग सामना कर रहे हैं भाई? ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि इस पृथ्वी का जो ग्लोबल वार्मिंग को आप हिंदी में भूमंडलीय तापन के रूप में भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी का जो ये जो हमारा अर्थ है, इसका जो टेम्परेचर है भाई वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ते चला जा रहा है। तो आप साइंस में भी पढ़े होंगे कि जो हमारे यहाँ पॉल्यूशन बढ़ते चला जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पे CO2 और अन्य गैसों का जो मात्रा है वो प्रतिशत मात्रा जो है वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रही है? बढ़ते जा रही है। इस वजह से जो सन रे से जो हमारा हीट आ रहा है, वो जितना हीट आ रहा है वो कंप्लीटली रिटर्न फिर वायुमंडल में जा नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि ये जो CO2 जो है वो एक ब्लैंकेट के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है और इस वजह से हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है? बढ़ते चला जा रहा है। और इसका दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं किसके रूप में? ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, है ना। तो इस ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कारण क्या है भाई? तो संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग, ठीक है। और कारण क्या दुष्परिणाम हम लोगों को सामने मिल रहा है? ओजोन लेयर डिप्लीशन, है ना। ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण भी यदि आज हो रहा है तो इसके पीछे भी कारण है कि आज हम संसाधनों का दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन के ऊपर और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। पॉल्यूशन भी जो है वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है?
बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। पॉल्यूशन एंड मेनी मोर, मतलब और भी कई प्रकार की समस्याओं का हम दिन प्रतिदिन सामना करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो दुष्परिणाम हमको देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम संसाधनों का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, उसका मैनेजमेंट करना चाहिए, उसके मैनेजमेंट में हम लोग कंप्लीटली जो है वो क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। चाहे इसके पीछे कारण हमारा लालच हो या फिर एक देश का दूसरे देश के से आगे निकलने का जो आज होड़ मचा हुआ है, कंपटीशन मचा हुआ है, वो भी एक कारण है, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं एक अलग टॉपिक के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको हिंदी में बोला जाए तो क्या है, सतत पोषणीय विकास। अभी जो टॉपिक पे हम बात कर रहे थे संसाधनों का विकास के बारे में, उसके दुष्परिणाम के बारे में, तो हम लोग को आपके मन में शायद ऐसा सवाल आ रहा होगा कि क्या सर संसाधन का यूज करना बंद कर दें? नहीं, हमें संसाधनों का यूज करना है, लेकिन कैसे यूज करना है, मैनेजमेंट के थ्रू यूज करना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं बच्चों, है ना, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। मैं परिभाषा भी बदलाऊंगा, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं होना चाहिए। यानी कि आप विकास करो लेकिन विकास इस अनुसार नहीं होना चाहिए, विकास इस कदर नहीं होना चाहिए कि जिससे पर्यावरण को ही नुकसान पहुंच जाए, ठीक है। हम एक तो क्या, इसका मतलब क्या है कि आज हमें जिन चीजों की जरूरत है, क्या उस जरूरत को भी हम समाप्त कर दें? नहीं, हमें अपनी जरूरत के साथ साथ आने वाले जनरेशन, आने वाले जो पीढ़ी है उसका भी ख्याल रखना है ना। आप समझिए ना, सामान्य तौर पे आप समझिए कि सपोज दैट सारे कोयले को हम ही आज यूज कर लेंगे, कोयला भी एक प्रकार का रिसोर्स है, संसाधन है। जिस प्रकार से आज हम लोग अपने घरों में कोयले का भी दुरुपयोग कर रहे हैं या औद्योगिक क्षेत्र में भी यदि हम देखें तो कोयले का दुरुपयोग हो रहा है, तो सपोज दैट सारे कोयले का उपयोग हम ही लोग आज कर ले, तो बच्चों वो दिन दूर नहीं है जब आने वाली पीढ़ी म्यूजियम में जाकर देखेगी और बोलेगी कि दिस इज कूल, कोई गाइड उसको बतलाएगा कि दिस इज कूल, कि ये कूल है बच्चों, जान लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी चीज के अगेंस्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें संसाधनों का उपयोग करना है परंतु इस कदर उपयोग करना है ताकि उससे पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो और आने वाले भविष्य की जो पीढ़ी है उनकी भी जरूरत को हम अपना ध्यान रखें, है ना। इसीलिए एक बड़े पर्यावरणविद का मानना था कि आप ये ना समझिए कि ये जो संसाधन है वो मेरी निजी संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, बल्कि हमें ये मानना चाहिए कि ये जो संसाधन जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं, हम उस संसाधन को आने वाली पीढ़ियों से उधार लिए हैं। यदि इस सोच के साथ हम संसाधनों का उपयोग करते हैं तो यही है बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही है आपका सतत पोषणीय विकास। यदि और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से। लगभग सभी, चाहे आपका टर्म इंड एग्जाम हो चाहे फिर आपका फाइनल टर्म का एग्जाम हो, सभी में ये 2 नंबर का क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में इसे पूछा जाता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यदि आपको डिस्क्राइब करना हो एग्जाम में तो आप बिल्कुल इस प्रकार से लिखेंगे कि संसाधनों का इस प्रबंधन के अनुरूप प्रयोग करना ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को बेशक पूरा कर सकें परंतु पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम उसे संरक्षित करके रख सके, उसे बचाकर रख सके। इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, सतत पोषणीय विकास, है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको समझा दिया हूं, उम्मीद करता हूं कि बेशक आपको समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियोज में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के बारे में बात करेंगे, है ना। जो वो भी एक टॉपिक ऐसा है आपके क्लास 10 के सिलेबस में जो काफी इंपॉर्टेंट है और लगभग
सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, और यदि आपको समझ में आता है तो आप बेशक इस वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आपकी सेवा में बिल्कुल इसी तरह से हमेशा उपलब्ध रहूंगा। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों को यदि इस चैप्टर का या पूरे सोशल साइंस का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो काइंडली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मेरे से ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ सारे चैप्टर्स का बना हुआ है और मैं किन बच्चों को दूं, इसलिए ये आवश्यक है कि आप मुझे व्हाट्सएप करें। इसके लिए कोई किसी भी प्रकार का कोई चार्ज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।